प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, सुपर ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की इस सेकंड श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पहले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चल रहे हैं। यहाँ पे आज का जो पहला सेगमेंट है यह आपका यहाँ पे स्टार्ट होने चल रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए बताइए किसको आप कितना जानते हैं। आप अपना टेस्ट भी करते रहिए और वीडियो को बताते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी को एक राउंड पूरा पढ़ चुके होंगे। तो चैप्टर वाइज आप बताते रहिए। अगर नहीं पढ़े होंगे तो जरूर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी अगर आपकी रटी रटाई है तो आपका प्री पक्का है। ठीक है। कई मित्र मुझसे पूछे हैं कि स्ट्रेटजी बता दीजिए बायोलॉजी के लिए, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि शाम तक आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। बट अभी यहाँ पे हाँ, कुछ मित्रों का ऐसा है कि हमारे पास से नंबर मिस हो गया है। एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी सेट में, जिसकी वजह से नंबर आपका मिस हो गया। तो आप लोग पुनः नीचे दिए गए नंबर दिया गया है या मैं आपको यहाँ से नंबर दे रहा हूँ 8004109989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे, जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे हम क्लास की लिंक भेज दिया करते हैं। तो आप वहां से भी चैनल क्लास पा जाएंगे, जो आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो बात कर रहे थे पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। कह रहा नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं, जिसे मेल गैमीट आप कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो नर युग्मक किस में पाए जाते हैं? पराग कण में पाए जाते हैं। ठीक है। पुंकेसर जो होता है ये मेल पार्ट होता है, ये नर जनन अंग होता है। और नर जनन अंग में क्या होता है कि इसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को क्या कहते हैं आप? फिलामेंट कहते हैं, और दूसरे हिस्से को एंथर कहते हैं। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें द्विपालिश संरचना कहते हैं। ऐसे दो लोब बने होते हैं, दो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर इसको काट देते हैं तो इसमें चतुष्क निकल जाते हैं, और फिर चतुष्क के बाद उसमें से परागकण का विकास होता है। तो उसी के बारे में चर्चा है। चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाता है? परागकण में। ठीक है। तो कितने लोग, एक पहला क्वेश्चन कितने लोग सही किए थे आप बताइएगा। कितने लोगों ने सही आंसर किया था आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन के बाद आप बताइएगा कितने क्वेश्चन का आप सही कमेंट कर रहे थे, कितना सही आपको आ रहा था, उसका कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस 35 क्वेश्चन आज की श्रृंखला में है, और 35 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट आ रहे थे। तो वह नीचे कमेंट करके आपको बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपकी उत्सुकता बढ़ेगी और आप और अच्छे से कार्य कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंग जनता, जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं, असंग जनता या असंग जनन की खोज की थी? तो इसके बारे में आपको बताना। असंग जनन की खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताइए। विंकलर ने की थी। किसने की थी? एपोमिक्सिस की खोज किसने की थी? विंकलर ने की थी। किसने? विंकलर ने की थी। तो ये आपका हो गया, विंकलर ने की थी। ठीक है। परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टिप्टम है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? परागकोश में जब हम लोग पढ़ेंगे, परागकोश की ऐसी एक संरचना आती है। इसमें जो सबसे अंदर की लेयर होती है, चतुष्क संरचना होती है। इसके जो अंदर की लेयर होती है, इसी को टेप्टम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसी टेप्टम मेम्ब्रेन का वो फंक्शन आपसे पूछ रहा है कि इसका कार्य क्या होता है। तो ये सूक्ष्म जीवों को, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं यहाँ पे, परागकण जिसे कहते हैं हम लोग, उन्हें क्या करता है? पोषण देता है। क्या देता है? पोषण में सहायक होता है और सुरक्षा भी करता है। तो मुख्य रूप से किस में सहायक होता है? पोषण के लिए सहायक होता है। क्या करता है? पोषण में सहायक होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कोई टेप्टम का क्या काम है, तो आप कहेंगे टेप्टम का मुख्य कार्य होता है पोषण देना। यानी परागकोश जो सूक्ष्म बीजाणु वहां पे उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को क्या देता है? पोषण देने का कार्य करता है। चलें आगे। अगला प्रश्न है, परागनली में परागनली का क्या कार्य? परागनली जो आप देखे होंगे, जब स्टिग्मा के ऊपर परागकण बैठ जाता है, तो परागकण स्टिग्मा के ऊपर बैठने के बाद जर्मिनेट होता हुआ अंदर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे परागनली का विकास करता है। तो पूछ रहा है इसी परागनली का क्या काम होता है, वो आपको बताना है। परागनली का कार्य क्या होता है वही आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए। नर युग्मक वाहक है। क्या करता है? नर युग्मक को ले जाने का काम करता है। कहाँ तक ले जाता है? अंडाणु तक ले जाने का काम करता है। तो नर युग्मक का वाहक होता है। परागनली का काम क्या है? नर युग्मक का वाहक है। निभाग चेलाजा पाया जाता है। कह रहा चेलाजा कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना। निभाग कहाँ पाया जाता है? निभाग पाया जाता है बीजांड में। कहाँ पाया जाता है? बीजांड में। निभाग कहाँ पाया जाता है? बीजांड में। ठीक है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, इनके बारे में आपको बताना है। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो जल्दी से बता दीजिए। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रोफेसर पी महेश्वरी। कौन है? प्रोफेसर पी महेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं।
संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? पाली इम्ब्रियानी। जो ऑरेंज में पाली इम्ब्रियानी है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसे आपको बताना है। पाली इम्ब्रियानी की ल्यूवेनहाक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहाक ने की थी। पौधे में असंग जनन है। पौधे में असंग जनन क्या है, इसकी व्याख्या आपको करना है। असंग जनन क्या है? तो कह रहा है पौधों में असंग जनन क्या होता है। देखिए सॉरी, पौधे में असंग जनन क्या है, तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये है पौधे में असंग जनन। अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण। कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो और निषेचन भी ना हो और नए पौधे का निर्माण हो जाए, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। यानी संगनी का संग ना होने से भी जनन हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपका है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है जहां पे फनकिल जुड़ा होता है, ओव्यूल से जहां पे फनकिल जुड़ा होता है उस भाग को क्या कहते हैं? उसी भाग के बारे में बताना। उसे हीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम कहते हैं। तो आपका मिल गया, हीलियम नाभिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग जब ओवरी के पूरा ओव्यूल की संरचना पढ़ेंगे तो ओव्यूल की संरचना में पूरा डायग्राम आएगा तो उसकी पूरी लेबलिंग भी आपको याद करनी होगी। बट अभी यहाँ पे आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर करना है और लास्ट में आपको बताना है कि इसमें से कितने ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन थे जिसके आंसर आपको अच्छी तरह से आ रहे थे। अगला आपको बताना है, आज के जो वीडियो है इसका टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक का, ज़्यादा नहीं है, आप इसको कर सकते हैं 100 लाइक का और कम से कम 100 कमेंट का, कि आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आप करना चाहें तो करिए, ना करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको बताना चाहिए कि आपने कितना सही किया था, ये आपका दायित्व है। नीचे कमेंट, नीचे देखेंगे ना जहाँ वीडियो चल रहा है उसी के नीचे कमेंट सेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आ रहे थे। चलिए बताइए, 10वां क्वेश्चन है, द्वि निषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। द्वि निषेचन का वर्णन कहाँ पे किया गया? द्वि निषेचन के वर्णन के बारे में आपको बताना है, कहाँ पे किया गया था, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है आपका नवासिन ने। किसने किया था? नवासिन ने किया था। किसने किया था? नवासिन ने किया था द्वि निषेचन का वर्णन सर्वप्रथम। आवृत्तबीजी पौधे, आवृत्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं। आवृत्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं। कौन प्रदर्शित करते हैं? तो ये आपको बताना है कौन प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे बता दीजिए परागकण कौन करते हैं। मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही, कौन करता है? परागकण करता है। ठीक है। बीजांड का बहुभ्रूणता यानी पॉलीइम्ब्रियानी पाई जाती है। बीजांड का बहुभ्रूणता पॉलीइम्ब्रियानी पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो नींबू में भी पाई जाती, संतरे में भी पाई जाती, आम में भी पाई जाती, इन सभी सब में पाई जाती। क्या पाई जाती है? इन सभी में पाई जाती है। पॉलीइम्ब्रियानी कैसे में पाई जाती? नींबू, संतरा, आम सब में पाई जाती है। एक बीजपत्री में नर युग्मकोद्भिद है। कह रहा है एक बीजपत्री में नर युग्मकोद्भिद है, तो उसके बारे में बताना है कि नर युग्मकोद्भिद एक बीजपत्री में है, कौन है? तो उसके बारे में आप बता दीजिए कि नर युग्मकोद्भिद कौन होता है। तो जल्दी से आंसर करिए, तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म बीजाणु। कौन है? सूक्ष्म बीजाणु। यहाँ पे देखिए एक टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना होगा। कह रहा है 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, यह आपको बताना है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। तो अगर यहाँ पे आप क्या काम करेंगे कि देखिए, अगर इस तरह से आपको मात्र कोशिका निकालनी होगी, जैसे आपको सूक्ष्म बीजाणुओं की कोशिका दी है और आपको निकालना किसको? मात्र कोशिका को, तो आप क्या करेंगे? इसी में 4 से भाग दे देंगे। ध्यान से समझिए, यदि सूक्ष्म बीजाणुओं की संख्या दी गई है और आपको मात्र कोशिकाओं की संख्या निकालनी है तो आप इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। जैसे ही 4 से आप भाग देंगे, 4 पच्चे हो जाएगा 20 और उसके बाद आपका बचा 24, 4 छक 24, तो आंसर आपका कितना आ जाता है? 56। क्लियर है? 56। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि जब कोई कोशिका होती है तो उसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और आप जानते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम लोग मियासिस कहते हैं सामान्य सी भाषा में, तो जब मियासिस होती है तो उसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो 56 में पहली कोशिका कितनी कोशिकाओं का निर्माण की? 4। तो फिर 56 तक सभी कोशिकाएं 4-4 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। यानी अगर हम 4 से इसमें गुणा कर दें तो जो हमारे सूक्ष्म बीजाणु बन रहे हैं कितने बन जाएंगे? 424।
लेकिन ये हमको सूक्ष्म बीजाणु दे करके हमसे पूछ रहा है टोटल कितनी कोशिकाएं थी, जिससे 4 माफ करिएगा 224 सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण हुआ है। तो आपको उसमें इसमें क्या काम करेंगे, आप 4 से भाग करेंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा 56, जो आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। चलिए, पराग नली में वृद्धि होती है, पराग नली में वृद्धि होती है कहाँ पे, तो ये आपको बताना है। पराग नली में वृद्धि होती है इसके शीर्ष बिंदु पर। कहाँ पे वृद्धि होती है, इसके शीर्ष बिंदु पर वृद्धि होती है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है, क्या होता है पुंकेसर, वो आपको बताना है। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है, क्या होता है, तो ये आप बताएंगे नर जननांग होता है। पुंकेसर क्या होता है, नर जनन अंग होता है या नर जननांग होता है। फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेप्टम के ऊपर। टेप्टम क्या है आपको ये बताना है, टेप्टम क्या है, तो आपको ये बताना है टेप्टम क्या होता है। तो टेप्टम में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये बताना है कि टेप्टम आप जानते हैं कि एक सुरक्षात्मक पोषण देने वाला जो हमारे परागकण होते हैं, परागकण में ऐसे होता है ना, अभी मैंने आपको बताया, ये गलत बन गया फिर से, चलो जाने दो, समझ लो। तो ये जो परागकण होता है इसके ऊपर से ये सुरक्षात्मक कवच के रूप में मतलब एक झिल्ली पाई जाती है, जो झिल्ली इसको पोषक तत्व देती है। टेप्टम क्या देता है, परागकण को या सूक्ष्म जो कण होते हैं उसे पोषण देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, ये सब गलत हो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये 3 के तीनों क्या दिए गए हैं, गलत हैं, तो इसमें से कोई काम नहीं करता है। बस इसका काम क्या होता है, इसको क्या बताते हैं, जल्दी बताइए, इसको पोषण देने का। ठीक है, किसको, परागकण को। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, आपके सामने दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसमें वर्तिका नली नहीं पाई जाती, वर्तिका नली किसमें नहीं पाई जाती, ये आपको बताना। खुली वर्तिका में, बंद वर्तिका में, आधी बंद वर्तिका में, इनमें से किसी में नहीं। तो आपको ये बताना है कि किसमें वर्तिका नली नहीं पाई जाती है, तो बंद वर्तिका में। किसमें, बंद वर्तिका में वर्तिका नली नहीं पाई जाती है। कैप्सुला द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश होता है। कैप्सुला द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश होता है, कहाँ होता है, ये आपको बताना है। 19 का ए आपको बताना है, बीजांड द्वार भाग में। कहाँ पे, बीजांड द्वार भाग में। कैप्सुला के भ्रूण की आकृति होती है, कैप्सुला के भ्रूण की आकृति होती है, कैसी होती है, तो कैप्सुला के भ्रूण की आकृति कैसी होती है, हृदयाकार होती, कैसी होती है, हृदयाकार होती है, यानी हार्ट के शेप की होती है। आगे बढ़ जाए, कैप्सुला में भ्रूणकोश स्थित होता है, कैप्सुला में भ्रूणकोश स्थित होता है, तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित होता है, कैप्सुला में भ्रूणकोश स्थित होता है कहाँ पे, बीजांड में। कहाँ पे, बीजांड में। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, वो आपको बताना। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, परागकण होता है। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियस संबंधित है, ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियस संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। ध्रुवीय न्यूक्लियस पोलर केंद्रक संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे पराग कोश से। किससे संबंधित है, पराग कोश से। पराग नलिका का निभाग प्रवेश पाया जाता है, पराग नलिका का निभाग प्रवेश पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पराग नलिका का निभाग प्रवेश पाया जाता है, तो आप जल्दी से बता दीजिए। केजुराइना में। किसमें, केजुराइना में। किसमें पाया जाता है, केजुराइना में पाया जाता है, निभाग प्रवेश पाया जाता है किसमें, केजुराइना में। और बीज का निर्माण होता है, तो बीज का निर्माण किससे होता है, तो आपको ये बताना है, बीज का निर्माण होता है बीजांड से। बीज का निर्माण किससे होता है, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। निम्नलिखित में से हैप्लॉइड न्यूक्लियस कोशिका होती है, यानी अगुणित कोशिका है। निम्नलिखित में से अगुणित कोशिका है, कौन सी ऐसी कोशिका है जो कैसी है, अगुणित है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे परागकण जो होता है वो क्या है, परागकण अगुणित कोशिका है। दुगुणित कोशिका में 2n होता है, अगुणित कोशिका में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, n होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। पराग नलिका की खोज की थी, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में आपके जीआईसी के ही। तो जल्दी से बताइए, पराग नलिका की खोज की किसने की थी, पराग नलिका की खोज, तो इसका आंसर आपको देना होगा। आप कहेंगे एमसी ने की थी, किसने की थी, एमसी ने की थी। आवृतबीजी पौधों का बीजांड समतुल्य है, आवृतबीजी पौधों का बीजांड समतुल्य है, जल्दी से बता दीजिए। आवृतबीजी पौधों का बीजांड समतुल्य है, किसके समतुल्य है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। आवृतबीजी पौधों के बीजांड समतुल्य हैं, किसके समतुल्य हैं, तो जल्दी से बताइए। 28 का आपको आंसर देना है, दीर्घ बीजाणुधानी का, मेगा स्पोरेंजियम का। ठीक, आगे बढ़ जाएं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों
की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है जिसमें परागकणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यह भी प्रश्न आपका टीजीटी में पूछा गया है। जिसमें परागकणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। एक क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, 29 का आंसर दीजिए। परागुण विज्ञान कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, परागुण विज्ञान कहते हैं, पॉलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल में पराग नलिका के प्रवेश को कहते हैं। बीजांड द्वार माइक्रोपाइल में पराग नलिका का जब प्रवेश हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इसे आपको बताना है। बीजांड द्वार पराग नलिका में प्रवेश को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार से पराग नलिका में प्रवेश को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। 30वें का प्रश्न आपको आंसर देना है। अंड द्वारी प्रवेश यानी प्रोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। ठीक, आगे चलें। भ्रूण कोश में अंड उपकरण पाया जाता है। भ्रूण कोश में अंड उपकरण पाया जाता है। भ्रूण कोश में अंड उपकरण पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। भ्रूण कोश में अंड उपकरण पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका आपको आंसर करना है। भ्रूण कोश में अंड उपकरण पाया जाता है, जल्दी से आंसर करिए। तो बीजांड द्वार की ओर कहाँ पाया जाता है, बीजांड द्वार की ओर। द्विनिषेचन की क्रिया है। द्विनिषेचन की क्रिया क्या है, तो आपको बताना होगा द्विनिषेचन की क्रिया क्या है। तो इसमें एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। कह रहा है कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन को ही क्या कहते हैं, हम द्विनिषेचन कहते हैं। नाभिका कहलाता है। नाभिका मतलब हिलम कहलाता है। हिलम क्या कहलाता है उसको आपको बताना है। हिलम कहलाता है, क्या कहलाता है, बीजांड द्वार व बीजांड वृंत के मिलने का क्रम। बीजांड द्वार व बीजांड काय के मिलने का क्रम। उसके बाद बीजांड में निभाग वह स्थान है जहाँ से उत्पन्न होते हैं। बीजांड में निभाग वह स्थान है जहाँ से उत्पन्न होते हैं। कौन, तो वहाँ से उत्पन्न होते हैं बाह्य तथा अंतः अध्यावरणी, बाह्य तथा अंतः अध्यावरण। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से। दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में जब बीजांड सीधा उधरवर्ती हो तथा बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार सीधे रेखा में हो तो बीजांड कहलाता है। जब कह रहा है जब बीजांड सीधा उधरवर्ती हो तथा बीजांड वृंत फनकिल निभाग तथा बीजांड द्वार सीधी रेखा में हो तो बीजांड कैसा कहलाता है। तो बीजांड के बारे में आपको बताना है, बीजांड कैसा कहलाएगा। तो उस समय बीजांड जो कहलाता है आर्थोट्रोपस बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थोट्रोपस बीजांड कहलाता है। और गेहूं के 100 दाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। तो गेहूं के 100 दाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितने होने चाहिए, मैंने कहा आपसे कि 4 से भाग दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 25। ठीक, चूंकि 100 दाना पहले था और 25 और, तो अब कितने हो जाएंगे, 100 और 25 तो टोटल हो जाते हैं कितने, 125। 125 ऑप्शन कहाँ है आपका, ए है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 125। और आपका सही आंसर क्या हो जाता है, 125। तो इस श्रृंखला में टोटल 37 क्वेश्चन थे और इस 37 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।